भारतीय रेलवे के जो भी कर्मचारी अब रेलवे से रिटायर होंगे उनका पूरा सेटलमेंट अब एचआरएमएस के माध्यम से ही होगा। दोस्तों, हमने पिछली वीडियोज में सीखा था कि एचआरएमएस के लिए डीलिंग क्लर्क कैसे किसी एम्प्लॉय का सर्विस डिटेल भरेगा और कैसे वेलफेयर इंस्पेक्टर को नॉमिनेट करेगा और वेलफेयर इंस्पेक्टर कैसे यूजर बनाएगा। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जब किसी एम्प्लॉय की पेंशन बुकलेट और उसका सर्विस डिटेल भरकर कंप्लीट होकर सेटलमेंट डीलिंग क्लर्क के पास पहुंच जाएगा तो सेटलमेंट डीलिंग क्लर्क का क्या रोल होगा, वो कैसे आगे किसी पेंशन बुकलेट पर काम करेगा, कैसे किसी रिटायरिंग एम्प्लॉय के ड्यूज का कैलकुलेशन करेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सेटलमेंट डीसी का क्या रोल होता है एचआरएमएस के सेटलमेंट मॉड्यूल में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉरवाल टेक पर। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोज मिल सके आपको सबसे पहले। तो दोस्तों, चलिए और देखते हैं कि सेटलमेंट डीलिंग क्लर्क का एचआरएमएस में क्या रोल होता है। जैसा कि मैंने इंट्रो पार्ट में बताया, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेटलमेंट डीलिंग क्लर्क यानी कि एचडीसी का क्या रोल होता है किसी भी सेटलमेंट के लिए। दोस्तों, सेटलमेंट डीसी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। सारी कैलकुलेशन वगैरह जो भी होगी वो सेटलमेंट डीसी ही करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि जो भी एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है उसकी पेंशन बुकलेट उसके पास आ जानी चाहिए एचडीसी के पास, और जो भी एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है उसका सर्विस डिटेल भी एचडीसी के पास पहुंच जाना चाहिए। तो जब ये दोनों चीजें एचडीसी के पास आ तब एचडीसी अपना काम करेगा। फिर वो जो भी कैलकुलेशन वगैरह करनी है, जो भी कुछ काटना है, वो सारा उसमें करेगा। वो हम आगे इस वीडियो में सीख लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है कि कैसे एक एचडीसी अपना काम करेगा और कैसे कोई केस अकाउंट्स में जाएगा। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम एक सेटलमेंट डीलिंग क्लर्क की आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। अब हम लॉगिन हो चुके हैं एक सेटलमेंट डीलिंग क्लर्क की आईडी से। दोस्तों, सेटलमेंट डीलिंग क्लर्क को कैसे असाइन किया जाता है इसके लिए मैंने वेलफेयर इंस्पेक्टर वाली जो वीडियो बनाई थी उसको आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस रोल वाले ऑप्शन पर जाएंगे। इस रोल वाले ऑप्शन पर हमको रोल चेंज करना है और यहाँ से हमें एचडीसी का रोल लेना है। दोस्तों, ये एचडीसी का मतलब होता है सेटलमेंट डीलिंग क्लर्क। तो हमने सेटलमेंट डीलिंग के रोल पर हम स्विच हो चुके हैं। उसके बाद आपको आना है इस सेटलमेंट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, सेटलमेंट कैलकुलेशन सीट। अब सेटलमेंट कैलकुलेशन सीट में क्या होगा, इस तरीके से खुल के आएगी और इसमें क्या होगा कि जो भी एम्प्लॉय का पेंशन बुकलेट और सर्विस डिटेल आपके पास आ गई होगी तो वो आपको यहाँ पर शो करने लगेगा। तो जैसे किसी एम्प्लॉय की आई हुई है सेटलमेंट डीलिंग क्लर्क के पास, तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। गो करेंगे। गो करने के बाद ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से हम चेक कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को जो उन्होंने अपलोड कर रखे हैं, वो सारे यहाँ पर आपको दिखने लग जाएंगे। उसके बाद हम नीचे आते हैं और नीचे आने पर देखिए कुछ फील्ड तो हमारे सामने ये हैं जो हमें भरने पड़ेंगे। ये मैंडेटरी फील्ड है, ये हमको फिल करने पड़ेंगे। जो भी आपको काटना है, जोड़ना है, वो सब कुछ यहाँ से होगा। और उसके नीचे ये इतने सारे फॉर्म आ रहे हैं। ये सारे फॉर्म में जो भी कैलकुलेशन रहती है रिटायरमेंट वाली, वो सब आपको इन फॉर्म्स में दिखेंगी। दोस्तों, नीचे जैसे आएंगे तो हम जो भी कैलकुलेशन बनती है, जो भी उसका ड्यूज पेमेंट बनता है, वो आपको नीचे दिखाता रहेगा। अब दोस्तों, जब हम नीचे आएंगे तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे DAR नॉट पेंडिंग और यहाँ पे विजिलेंस नॉट पेंडिंग। अगर आपके में ये DAR और विजिलेंस पेंडिंग बताता है तो आपको क्या करना होगा, इस एम्प्लॉय का ये समराइज ऐसा रिटर्न करना होगा और रिटर्न करने के बाद जो भी आपका डीलिंग क्लर्क था जिसने ये समराइज SR भरा था यानी कि SRDC, उसको आप रिटर्न कर देंगे यहाँ पर रिमार्क डालकर। और रिटर्न करने के बाद वो फिर से उसमें D&R क्लियरेंस में वाई करके भेजेगा। आपने नो कर दिया होगा इसलिए आपको वहां पे पेंडिंग दिखाएगा, अदरवाइज यस करेंगे तो यहाँ पर DR नॉट पेंडिंग ही दिखाएगा। तो अगर आपके में ये DR पेंडिंग दिखाता है तो आप उस तरीके से
सही कर सकते। अगर दोस्तों आपको समराइज एसआर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, ये आपका समराइज एसआर आता है यहाँ पर, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपको डाटा सही नहीं लगता है, तो आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको रिमार्क डालना है और रिमार्क डालने के बाद आपको ये रिटर्न समराइज एसआर, केवल इसको रिटर्न करना है। आपको पेंशन बुकलेट को रिटर्न नहीं करना है। और यदि आपको केवल पेंशन बुकलेट रिटर्न करनी है तो आपको यहाँ पर रिमार्क डालना होगा और इस वाले रिटर्न वाले ऑप्शन पर जाके आप पेंशन बुकलेट रिटर्न कर सकते हो। अब हम ये सारे बिल देख लेते हैं एक बार। ये सेटलमेंट कैलकुलेशन शीट, लीव एनकैशमेंट, जीआईएस बिल, कम्यूटेशन बिल, ये डीसीआरजी, समराइज एसआर, नो डिमांड सर्टिफिकेट, फॉर्म 7, फॉर्म 9, इन सब में कैलकुलेशन आएगी। बट कब आएगी? तो सबसे पहले सेटलमेंट डीलिंग क्लर्क का क्या काम है कि वो क्लिक हेयर टू फिल समराइज एसआर एंड अदर डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेगा और इस वाले डिटेल को भरेगा। भरने के लिए वो क्लिक हेयर पर क्लिक करेगा और देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको भरी हुई मिलेगी। नंबर ऑफ एलएपी ये आपका एसआरडीसी भर देगा, एलएचबी एसआरडीसी भर देगा। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पे लेवल चेंज करना है किसी कर्मचारी का तो आप यहाँ से पे लेवल चेंज कर सकते हैं, उसकी बेसिक भी चेंज कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो भी ये पे लेवल है वो एम्प्लॉय का मैक्सिमम पे लेवल होना चाहिए जिसके हिसाब से उसकी पेमेंट चार्ज हो रही है। यदि किसी कर्मचारी को एमएससीपी मिली हुई है तो यहाँ पर जो भी पे लेवल आएगा वो एमएससीपी वाला पे लेवल आना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम जिसके हिसाब से उसकी पेमेंट चार्ज हो रही है वो वाला पे लेवल आप यहाँ पर रखना है। अगर पे लेवल कम है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डीलिंग क्लर्क के पास ये पावर नहीं है कि वो समराइज एसआर भरने के बाद किसी एम्प्लॉय का पे लेवल चेंज कर सकता है। ये काम एसडीसी करेगा। एसडीसी किसी भी एम्प्लॉय का पे चेंज कर सकता है जो भी सही है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ से आपको पेंशन टाइप लेना है, फाइनल या प्रोविजनल, तो जो भी है आपका उस तरीके से लेना है। तो फाइनल लेना है तो फाइनल। तो उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, ये ब्लैंक मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपके सामने ये जितने भी एमेलुमेंट है वो आपको खाली मिलेंगे, ठीक है। हमने भर रखे हैं फिलहाल, इसलिए भरे हुए हैं। 10 एमेलुमेंट का मतलब होता है कि उस आदमी की पिछली 10 बेसिक क्या थी जो उसने प्राप्त की, वो सारी आपको डालनी है। सेटलमेंट डीसी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि इन एमोलूमेंट का क्या मतलब होता है। तो आपको यहाँ पर जो करंट बेसिक चल रही है वो दिखेगा, पिछली जो 10 बेसिक थी वो आपको यहाँ पर भरनी है इन सब में। ये सब भरने के बाद आपका ये दिखाने लग जाएगा। नहीं दिखाएगा तो आप जैसे यहाँ पर सेव करेंगे तो फिर से आपको यहाँ पर ये पेंशन अमाउंट दिखाने लग जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जीआईएस की एंट्री करनी है कि जीआईएस ग्रुप एंट्री डेट कब कब की है, ग्रुप डी में कब से है, ग्रुप सी में कब से है, ग्रुप बी में कब से अगर कोई है तो, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भरनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है और आपको यहाँ पे नॉन क्वालिफाइंग सर्विस दर्शानी है कि कोई एम्प्लॉय की नॉन क्वालिफाइंग सर्विस किस किस रीजन से और कितने कितने पीरियड के लिए है, तो वो आपको यहाँ पे भरनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है और आपको यहाँ पर उसका पूरा सर्विस डिटेल भरना है कि उसकी कितनी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है और कितनी क्वालिफाइंग सर्विस है। दोस्तों यहाँ पर आपको ईयर भरना है, यहाँ पर आपको महीना भरना है और यहाँ पर आपको दिन भरने, ठीक है। जैसे यहाँ पे ईयर हो गए, मंथ हो गए और डेज हो गए। तो ये सब भरने के बाद देखिए इस तरीके से आपको भरना है। एलएपी, एलएचएपी, पे लेवल, बेसिक पे, पेंशन टाइप, उसके लास्ट 10 एमोलूमेंट, उसका जीआईएस ग्रुप, इंश्योरेंस डेट, और कोई नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है तो वो, और टोटल क्वालिफाइंग सर्विस और नॉन क्वालिफाइंग सर्विस आपको यहाँ पे भरनी है। भरने के बाद आपको सेव वाले बटन पे जाके सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे तो ये आपकी डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको जाना है क्लिक हियर टू फिल फॉर्म 7 एंड 9। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। और यहाँ पर सबसे पहले आपको कैडर चूज करना है कि वो एम्प्लॉय किस कैडर से है, तो जो भी उसका कैडर है वो आपको ले लेना है। उसके बाद जो उसकी पोस्ट है वो सब्सटेंटिव है या ऑफिशिएटिंग है, तो मैक्सिमम पोस्ट सब्सटेंटिव होती है तो यस करना है। अगर ऑफिशिएटिंग है तो आपको नो करना है। और ये है कॉज ऑफ एंडिंग ऑफ सर्विस, तो इसमें आदमी किस तरीके से सर्विस का उसका एंड हो रहा है, तो यहाँ पे सुपरविनेशन आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर उस एम्प्लॉय का DAR विजिलेंस क्लियरेंस अपलोड करना है, ठीक है।
इस वाले ऑप्शन पर जाके एम्प्लॉय का डीआर विजिलेंस क्लियरेंस अपलोड करना है। अब डीआर विजिलेंस क्लियरेंस में क्या होगा, जो एम्प्लॉय नॉन गजेटेड है यानी कि ग्रुप सी या ग्रुप डी स्टाफ है, उसके लिए सिर्फ डीआर की आवश्यकता होती है, विजिलेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपकी रेलवे में क्या प्रैक्टिस है उस हिसाब से आपको करना है। नॉन गजेटेड केस में मैक्सिमम डीआर मांगा जाता है, विजिलेंस की आवश्यकता नहीं है और डीआर उसके संबंधित डिपार्टमेंट से आता है। गजेटेड के केस में क्या होगा कि उसको डीएनआर भी चाहिएगा, विजिलेंस क्लियरेंस भी चाहिएगा और उसका डीएआर पर्सनल डिपार्टमेंट से मिलता है और विजिलेंस डिपार्टमेंट से मिलेगा। आपकी रेलवे की प्रैक्टिस के अनुसार ये चेंज भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको गजेटेड और नॉन गजेटेड के हिसाब से डीआर विजिलेंस अपलोड करना है। आपके यहाँ पर पीडीएफ फाइल होगी। अगर पीडीएफ यदि एक से ज्यादा पन्ने का कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसको आप सिंगल पीडीएफ में लेना है, फिर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको आना है नो ड्यूज सस्पेंस क्लियरेंस। तो यहाँ पे आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट डालना है। अब ये नो ड्यूज सर्टिफिकेट है, ये अकाउंट से मिलता है, जो आपको या तो बिल सेक्शन प्रोवाइड कराएगा या अकाउंट्स प्रोवाइड कराएगा। जैसा भी आप पहले से लेते रहे उस तरीके से आपको यहाँ पर उसका जो भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट हो वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको आना है लास्ट इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेट। इसमें क्या होगा, जो भी एम्प्लॉय का लास्ट इंफॉर्मेशन रहता है, पे वगैरह, उसका नाम, पेमेंट, कौन सा पोस्ट है, वो सारा एक उसका पूरा एक बायोडाटा सा रहता है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। गजेटेड के केस में ये अकाउंट से मिलता है पूरा वेटेड होके, और नॉन गजेटेड के केस में हम एसआर के लास्ट पन्ने पर ही उसकी पूरी डिटेल बनाकर लिखते हैं, उसी को ही हम साइन करवाते हैं और उसी को आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। आपकी रेलवे की प्रैक्टिस के अनुसार आप कर सकते हैं। जैसे ये हमने किया हुआ है एक नॉन गजेटेड स्टाफ का, तो कुछ इस तरीके से उसका सेवा विवरण रहता है और ये साइन करवा लिया जाता है। इस तरीके से हम अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डीआर विजिलेंस करना है, नो ड्यूज करना है और लास्ट इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको इसे सेव करना है। जब तक आप ये पूरा अपलोड नहीं करेंगे तो ये आगे नहीं जाएगा। तो ये आपको कंपलसरी ये तीनों चीजें अपलोड करना। उसके बाद इसे हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको जाना है क्लिक हेयर टू फिल नो डिमांड सर्टिफिकेट एंड अदर डिटेल। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी उसका जीआईएस अमाउंट बनता है वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे भी क्वार्टरली बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है उस हिसाब से आपको करना है। तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉय का जितना भी जीआईएस है वो भरना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कम्यूटेशन आ जाएगा और ये ग्रुप बी, ग्रुप सी, ये जो भी डेट थी जीआईएस की वो यहाँ पर पहले जो आपने समराइज एसआर में भरी थी वो आपको यहाँ दिखाने लग जाएगा। उसकी डीसीआरजी यहाँ पे दिखेगी, लीव एनकैशमेंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो नीचे आता है एक ये वाला ऑप्शन नो डिमांड सर्टिफिकेट। इसमें क्या होगा, आपको कोई भी रिकवरी करनी है तो यहाँ पर आप रिकवरी कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की अगर एम्प्लॉय के खाते से रिकवरी करनी है तो यहाँ पर दर्शाना है। तो इसमें दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि रेलवे का जो RELHS है वो तो हमेशा कटेगा ही। किसी भी एम्प्लॉय या गजेटेड ऑफिसर जो भी है सबका RELHS कटता है और RELHS का जो कोड होता है वो होता है RM137। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कोड दिए गए हैं। जो भी जिस भी टाइप का डिडक्शन रहता है आपको यहाँ से उसे चूज करना है, पर्टिकुलर उसका कोड है और उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अमाउंट डालनी है कि कितनी अमाउंट आपको काटनी है और यहाँ पर आपको ये चूज करना है कि आप उसका जो भी अमाउंट काट रहे हैं वो किस में से डिडक्ट करना चाह रहे हैं, कौन से बिल में से आप डिडक्ट करना चाह रहे हैं। उसका डीसीआरजी में से करना चाह रहे हैं, लीव सैलरी में से करना चाह रहे हैं, जीआईएस में से करना चाह रहे हैं या कम्यूटेशन में से करना चाह रहे हैं। ये चूज करने के बाद एक से ज्यादा अगर कोई डिडक्शन है तो आप इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जिस भी प्रकार का डिडक्शन करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। अमाउंट डालने के बाद यहाँ से बिल सेलेक्ट करेंगे कि किस बिल से आप उसे काटना चाहते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारा एक है तो हम इसे माइनस कर देते हैं। तो दोस्तों RELHS के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये RELHS की कुछ फिक्स रेट भी हैं। जो पे लेवल 1 से 5 तक 30,000 है, पे लेवल 6 के लिए 54,000 है, पे लेवल 7 से 11 के लिए 78,000 है और पे लेवल 12 एंड अबव के लिए 1,20,000 है। दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी अमाउंट भरना है वो या तो एम्प्लॉय की बेसिक पे और प्रेस्क्राइब्ड दर, जिस दोनों में से जो भी कम है वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये बिल सेलेक्ट करना है कि उसका कौन सा बिल से आपको ये डिडक्शन करना है। और बिल मान लीजिए डीसीआरजी से करना है तो जैसे डीसीआरजी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये दिखाने लगेगा कि टोटल रिकवरी 70,000 रुपये है और इसको हम सेव कर देंगे। मान लीजिए ये लीव सैलरी से करना है तो लीव हम कर देंगे तो देखिए लीव में से इतना रुपये रिकवरी हो जाएगा। तो उस तरीके से हम कर सकते हैं।
उसके बाद इसे हम सेव कर देते हैं। फिलहाल हमें ये लीव सैलरी से करना है क्योंकि इसने अभी क्वार्टर लिया हुआ है, तो हम लीव सैलरी से कर रहे हैं। आपको ये DCRG से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये हमारे तीनों फील्ड हमने भर दिए हैं, और भरने के बाद आपको नीचे आना है और सेटलमेंट कैलकुलेशन शीट चेक करनी है कि एम्प्लॉय का जो भी ड्यूज या कैलकुलेशन बन रहा था वो सही है या नहीं है, वो आपको एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद आपको लीव एनकैशमेंट पे आना है। यहाँ से लीव एनकैशमेंट देख लेना है कि उसका लीव एनकैशमेंट सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। दोस्तों देखिए, जैसे हमने लीव से यहाँ काटा था 70,000 रुपये, तो यहाँ से वो डिडक्ट भी हो गया है। इसी तरीके से आप DCRG से काटते तो यहाँ पर DCRG से डिडक्ट हो जाता। आपको यहाँ पर GIS बिल देखना है कि उसका कितना कट रहा है। दोस्तों GIS आप पहले वहाँ पे भरेंगे तभी यहाँ पे शो होगा। उसके बाद कम्यूटेशन देखना है, कम्यूटेशन उसका कितना बन रहा है, और यहाँ पे DCRG देख लेना है कितना बन रहा है। समराइज SR यहाँ से आप दे सकते हैं। अगर यहाँ पे समराइज SR के यहाँ पे ये इमेलमेंट नहीं आए तो आपका इसका मतलब है कि आपने समराइज SR नहीं भरा है, वो आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद उसका नो डिमांड सर्टिफिकेट आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। यहाँ से फॉर्म 7 आप देख सकते हैं, जो भी इसका कुछ बनता है फॉर्म 7 में। उसके बाद आपको फॉर्म 9 पे आना है, ये भी आपको देख लेना है। दोस्तों ये जब सारे काम आपके सही हो जाए, आप तीनों ये वाली डिटेल भर देंगे। उसके बाद ये सारे बिल में उसकी कैलकुलेशन है वो सही है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ से ये बिल सेलेक्ट करना है कि आप उसका कौन कौन सा बिल अकाउंट्स को भेजना चाहते हैं। मान लीजिए आपको कोई बिल रोकना है तो आप उसको अनटिक कर सकते हैं। अगर आपको सभी बिल भेजने हैं तो यहाँ से आपको ये टिक करने होंगे। जैसे आप टिक करेंगे तो ये सारे बिल ऐसे सेलेक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद आपको इस फॉरवर्ड बटन पे जाकर इसे फॉरवर्ड कर देना है। मान लीजिए आपको कोई सा बिल रोकना है, जैसे ये DCRG रोकना है, तो इसे हटा देंगे और देन हम फॉरवर्ड करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जितने भी बिल भेजना चाहते हैं उतने बिल आपको यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। जितने बिल रोकने हैं उनको आपको अनसेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद इसे हम फॉरवर्ड कर देंगे, और फॉरवर्ड करने के बाद ये चली जाएगी SVA के पास। जैसे ही हम इस पेंशन बुकलेट को फॉरवर्ड करेंगे, ये पेंशन बुकलेट चल जाएगी SVA के पास। SVA इस पूरी कैलकुलेशन शीट को वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद वो चली जाएगी SAA के पास। SAA का मतलब होता है सेटलमेंट एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, और SVA का मतलब होता है सेटलमेंट वेरिफिकेशन अथॉरिटी। तो जैसे ये SAA के पास जाएगी तो SAA इसको एक्सेप्ट करेगा। उसके लिए उनके पास 6 या 7 बिल जाते हैं जो उनको डिजिटली साइन करने होंगे, ठीक है। वो पहले सारे बिल पर डिजिटली साइन करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो भी बिल आप साइन करवाओ, जो भी बिल सेटलमेंट एक्सेप्टिंग अथॉरिटी साइन करे, उसको साइन होने के बाद तुरंत डाउनलोड कर ले। उस PDF फाइल को डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि बाद में वो PDF फाइल आपको नहीं भी मिले। तो जिससे आपके पास वो रहेगा कि आपने जो भी बिल साइन किया था, जो भी बना था, वो आपके पास डाउनलोड रहेगा। आप उसे अकाउंट्स को दिखा सकते हैं कि भाई इसके ये बिल है। अकाउंट्स वाले अगर मांगते हैं तो आपको उन्हें देना होगा, ठीक है। उसके बाद SAA ये कैलकुलेशन शीट को एक्सेप्ट कर पाएंगे, और जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली चल जाएगी अकाउंट्स के पास। अकाउंट्स के आई पास में चल जाएगी, और अकाउंट्स वाले उसको देखेंगे, और देखने के बाद अगर उसमें कुछ कमी है तो रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने पर सीधा आएगा SDC के पास। SDC के पास रिटर्न आएगा पूरा उसका कैलकुलेशन शीट जो भी है। उसके बाद SDC उसको देखेगा उसमें क्या कमी थी, जो भी कमी उसको ओवरकम करेगा। अगर कोई पेंशन बुकलेट में कमी है तो वो पेंशन बुकलेट वापस लौटाएगा। अगर समराइज SR में कुछ कमी है तो समराइज SR वापस लौटाएगा। लौटाने के बाद फिर से वही पूरी प्रक्रिया होगी, और फिर से वही सेटलमेंट DC पूरा डिटेल भरेगा। भरने के बाद वो SBA SAA के माध्यम से एक्सेप्ट होके वो फिर से अकाउंट्स में जाएगा। अकाउंट्स के आई पास में जाएगा। आई पास में जाके आगे का जो भी फर्दर एक्शन होता है पहले की तरह वो उसमें हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि मान लीजिए आपने कोई बिल छोड़ा था, उस बिल को कैसे प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने ये बिल DCRG का कोई बिल किसी का आपने रोका और इसको आपने फॉरवर्ड कर दिया, तो वो बिल आपको मिलेगा इस बिल प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन में। बाद में जब भी आप करोगे तो आपको बिल प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से उस एम्प्लॉय का जो भी एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, और जो पेंडिंग बिल था उसको आप प्रोसेस कर पाएंगे। उसके बाद NPS रिटायरिंग एम्प्लॉय रिपोर्ट है, ये NPS के लिए जो भी रिटायर होंगे। और उसके बाद आता है सेटलमेंट स्टेटस रिपोर्ट। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप किसी भी एम्प्लॉय की जो आपको असाइन थे
उनकी डिटेल आप देख सकते हैं कि उनका सेटलमेंट कहाँ पर पहुंचा है, अकाउंट्स ने पास किया या नहीं किया, कहाँ पर अवेटेड है, वो सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसे देखिए ये सुरेंद्र तिवारी का कोई है तो यहाँ से देखिए ये सभी चीज हो चुकी है, इनका साम्राज्य SR भी भर चुका है, इनका डन बाई HDC भी हो चुका है, पेंशन बुकलेट भी भर चुकी है और फॉरवर्डेड बाई WI भी हो गया है। अब ये HDC के पास है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। HDC से करने के बाद ये इस तरीके से ग्रीन होता होता यहाँ पर चल जाएगा जैसे काम होता रहेगा और फाइनली आपको पूरी इस तरीके से स्टेटस रिपोर्ट दिख जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से एक सेटलमेंट डीलिंग क्लर्क किसी भी रिटायर होने वाले एम्प्लॉय का सेटलमेंट कैलकुलेशन करेगा, उसको अकाउंट्स भेजेगा। दोस्तों इसमें मैक्सिमम काम पूरा ऑनलाइन है, सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, आपको कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। बस सिर्फ आपको इसमें GIS का एक तो अमाउंट डालना है और क्या आपको डिडक्ट करना है वो आपको इसमें डालना है। तो आई होप दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा उसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आपको कहां पर प्रॉब्लम आ रही है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सवाल का जवाब एक वीडियो बनाकर दे पाऊं। तो दोस्तों आज आपने सीख लिया कि सेटलमेंट डीलिंग क्लर्क का क्या रोल होता है। अगर मेरे पास सुविधा रही तो मैं ऐसे एक ही ID से भी आपको एक वीडियो बना के दिखा दूंगा कि कैसे एक्सेप्ट होता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है सभी वीडियोस को देखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।